जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं जीएस जीके का एक दमदार सेशन। क्या देखेंगे? जीएस जीके का एक दमदार सेशन जिसमें हम देखेंगे अग्निवीर, सीआरपीएफ या फिर एसएससी एमटीएस, और यदि आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी के दृष्टिकोण से जीएस जीके के टॉप 25 क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। एक बार से सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। आज हम देखेंगे ऐसे प्रश्न जो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए प्रश्न होंगे। ठीक है, इस सीरीज की ये लगभग सेकंड लास्ट श्रृंखला है। इसके बाद हम कुछ और देखने का प्रयास करेंगे। आप सभी का स्वागत है जीएस जीके के शानदार सेशन में। ठीक है, हमसे जुड़ना ना भूलें प्रतिदिन शाम 8 बजे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर पर। यदि आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, यदि आपने इसको अपने जीवन में उतार लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कह रहा है साथी सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है, यानी कि यदि आप सफल हो जाएंगे तो दुनिया तुम्हें अपने आप जानने लगेगी कि फलाना सिंह फलानी जगह जॉब करता है या फलाने विभाग में है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सफलता जब तुम्हें मिलेगी तो तुम्हारा परिचय दुनिया से हो जाएगा। लेकिन यदि आपको असफलता मिल जाती है, यहीं पर यदि आपको असफलता मिल जाती है तो दुनिया का परिचय तुम करने लगोगे, यानी कि दुनिया किस तरह से व्यवहार करती है आपसे, इस तरह से तुम जान जाओगे। ठीक है, असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय कराती है, दुनिया किस तरह की है, कैसे लोग किस तरह से आपके बारे में सोचते हैं लोग। तो ये सारी बातें इसको अपने जीवन में उतारना है। ठीक है, तो इसलिए हमको सफलता प्राप्त करनी है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है गोवा के महत्वपूर्ण किले को, यहाँ पर बीमारियों नहीं होगा, बहमनियों होगा साथी। क्या होगा? बहमनियों। ठीक है, कह रहा है साथी जो गोवा का महत्वपूर्ण किला था, इस पे बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर का शासक कौन था। यानी कि जो गोवा का किला था साथी, यहाँ पर गोवा में बहमनी साम्राज्य का शासन था, और बहमनी साम्राज्य से जो ये गोवा का किला था इसको छीनने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन हुआ है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर द्वितीय। क्या हो जाएगा? हरिहर द्वितीय। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे, हरिहर द्वितीय के द्वारा बहमनियों का शासन जहां गोवा में था उस किले को छीन लिया गया था। हरिहर द्वितीय कौन था? तो ये विजयनगर का एक सम्राट था। बुक्का प्रथम और हरिहर प्रथम की बात की जाए तो हरिहर और बुक्का इन्होंने दोनों ने ही मिलकर के 1336 में किसकी स्थापना की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की। किसकी साथी? क्वेश्चन पूछता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो याद रखेंगे हरिहर और बुक्का। हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम दोनों भाइयों ने मिलकर के विजयनगर की स्थापना की थी। और इसी का एक महत्वपूर्ण शासक हुआ है हरिहर द्वितीय, जिसने बहमनियों से गोवा का किला छीना था। ठीक है, याद रखेंगे। देवराय सेकंड की बात की जाए तो देवराय सेकंड जो कृष्णदेव राय थे, इनसे पहले के राजा हुआ करते थे। कृष्णदेव राय से विजयनगर, कृष्णदेव राय जो थे राजा थे विजयनगर के, इनसे पहले जो राजा हुआ करते थे वो देवराय सेकंड थे। ये भी एक महत्वपूर्ण राजा हो जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक कृष्णदेव राय हो जाते हैं, जिनके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। आपने तेनाली रामा के बारे में जरूर सुना होगा। ठीक है, उनके बारे में भी याद रखेंगे। तो गोवा के किले को बहमनियों से छीनने वाला पहला विजयनगर का शासक हरिहर सेकंड हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। क्या कह रहा है साथी? क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एशिया महाद्वीप। क्या हो जाएगा सर? एशिया महाद्वीप। आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है। ठीक है, कह रहा है सबसे बड़ा महाद्वीप। इसके अलावा सेकंड स्थान की बात की जाए, पहले स्थान पर तो आपका एशिया हो जाएगा, सेकंड स्थान पर आपका अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? द्वितीय स्थान पर कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? अफ्रीका। इसके अलावा तृतीय स्थान की बात की जाए तो अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात की जाए सर, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप की बात की जाए तो अंटार्कटिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। अंटार्कटिका जहां पर परमानेंट बर्फ जमी रहती है,
यही आपका 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके अलावा स्थान आता है आपका किसका, यूरोप का, ठीक है, किसका आता है, यूरोप का आता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है, याद रखेंगे। इस तरह से इन महाद्वीपों का क्रम बनता है, याद रखेंगे। देखो, पहले स्थान पर एशिया, दूसरे स्थान पर अफ्रीका, तीसरे स्थान पर उत्तरी अमेरिका, चौथे स्थान पर दक्षिणी अमेरिका, पांचवें स्थान पर अंटार्कटिका, छठवें पर यूरोप और सातवें ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से 7 महाद्वीपों का पृथ्वी में विभाजन मिलता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से भी देखा जाए तो भी एशिया बड़ा है, और या फिर क्षेत्रफल के हिसाब से तो भी एशिया बड़ा है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में तेल के कुएं कहाँ पर पाए जाते हैं। भारत में तेल के कुओं की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, क्योंकि आप सभी को पता होगा असम में एक फेमस कुआं था, डिगबोई का कुआं। कौन सा, डिगबोई तेल का कुआं हुआ है, जिसकी खोज 1866 में, या फिर कह सकते हैं इसकी खुदाई 1866 ईस्वी में शुरू हुई थी। तो ये भारत का पहला तेल का कुआं भी था जो असम में था, और असम के कौन से स्थान पर, डिगबोई स्थान पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में तेल के कुएं पाए जाते हैं, ठीक है। सॉरी। इसके अलावा बात की जाए राजस्थान की, तो सर राजस्थान में तेल के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। देखो, तेल का उत्पादन और भंडार में बहुत अंतर है, यानी कि सर्वाधिक भंडार की बात कर ली जाए तो सर ये राजस्थान में पाए जाते हैं। इसके अलावा उत्पादन भी राजस्थान ही करता है, ठीक है, याद रखेंगे। उत्पादन या फिर भंडार की बात की जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक तेल के भंडार पाए जाते हैं। इसके बाद आपका आता है गुजरात। क्या आता है, गुजरात। गुजरात के बाद सर आपका आ जाएगा असम, ठीक है, याद रखेंगे। पहले स्थान पर तेल सर्वाधिक कहाँ पर मिलता है सर, पहले स्थान पर सर्वाधिक तेल मिलता है राजस्थान में, दूसरे स्थान पर गुजरात में, और तीसरे स्थान पर सर्वाधिक भारत में तेल कहाँ पर मिलेगा, तो याद रखेंगे तीसरे स्थान पर सर्वाधिक तेल हो जाएगा आपका असम में, ठीक है। तो तेल के कुएं की बात की जाए तो डिगबोई का तेल का कुआं आपका 1866 में खोदा गया था, ये असम में पड़ता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखेंगे, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक एक दक्षिण भारत का राज्य है, जहां पर आपके यक्षगान लोक नृत्य होता है, हमने आपको कल करवाया था। यक्षगान फोक डांस कहाँ पर होता है, कर्नाटक में होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा गोवा की बात करें तो गोवा में आपका सिग्मो फेस्टिवल होता है। क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, सिग्मो फेस्टिवल। इसके अलावा एक और होता है साओ जोआओ फेस्टिवल। कौन सा, साओ जोआओ फेस्टिवल कहाँ पर होता है, ये भी आपका गोवा में होता है, और आपका सिग्मो भी आपका गोवा में हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। साओ जोआओ के अलावा दूसरा आपका सिग्मो, ये गोवा के हो जाएंगे। कर्नाटक की बात की जाए तो यक्षगान यहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा, और तेल के कुओं की बात की जाए तो असम में सर्वाधिक तेल के कुएं पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, भारत का एकमात्र जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। तो आसान प्रश्न, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र। क्या हो जाएगा साथी, सोनभद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक जिला है, इसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, जिनमें आपका बिहार हो जाता है। कौन सा, बिहार हो जाता है। बिहार के अलावा सर झारखंड हो जाता है। कौन सा, याद रखेंगे, झारखंड हो जाता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ हो जाता है, छत्तीसगढ़ से भी इसकी सीमा लगती है, और इसके अलावा मध्य प्रदेश। ये 4 राज्य ऐसे हैं जिससे सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र। बात की जाए उदयपुर की, तो ये राजस्थान की एक डिस्ट्रिक्ट है उदयपुर। शिमला की बात की जाए, ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और ललितपुर ये उत्तर प्रदेश का ही एक डिस्ट्रिक्ट है, जो कि पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। ललितपुर मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा लगाता है। शिमला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और उदयपुर राजस्थान में, ठीक है। इसका राइट आंसर सोनभद्र हो जाएगा, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, मृदा क्षरण को निम्नलिखित में से किस प्रकार रोका जा सकता है। मृदा क्षरण को किस प्रकार रोका जा सकता है, सघन वर्षा करके, वन काट करके, वन रोपण करके, अतिचारण करके। देखो, मृदा क्षरण यदि आपको रोकना है साथी, तो आपको वन लगाने पड़ेंगे। क्या लगाने पड़ेंगे, वन लगाने पड़ेंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा, ठीक है। यदि हम पेड़ काटते जाएंगे तो मिट्टी बहुत ज़्यादा कटेगी, जिससे मृदा क्षरण नहीं रोक सकते। सघन वर्षा यानी कि ज़्यादा वर्षा कर देंगे तो भी मिट्टी में कटाव हो जाएगा, और मिट्टी पानी के साथ बह जाएगी। और अतिचारण से क्या होता है सर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप जानवरों को क्या करते हैं, चराई करवा देते हैं घास पर, जिससे मृदा का कटाव शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आपका सीधा सा आंसर हो जाएगा, यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे,
इसके इसके साथ ही आपका मृदा क्षरण नहीं होगा, ठीक है, याद रखेंगे। यदि आपके खेतों में कहीं पर कटाव हो रहा है तो आप इससे वन यानी कि वृक्ष लगा करके उसका कटाव रोक सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। मृदा क्षरण रोकने के लिए क्या लगाएंगे हम? सर वनों का रोपण करेंगे, यानी कि वृक्षों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे, ठीक है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर वन रोपण हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारत और रूस द्वारा विकसित किया गया संयुक्त उपक्रम कौन सा है? भारत और रूस के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम संयुक्त रूप से विकसित किया गया? एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। बात की जाए ब्रह्मोस मिसाइल की, तो ब्रह्मोस मिसाइल साथी भारत और रूस के द्वारा मिलकर बनाई गई है। किसके द्वारा? इसमें इंडिया और रसिया के द्वारा मिलकर बनाई गई है, ठीक है, याद रखेंगे। ये कैसे बनी है साथी ब्रह्मोस? तो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी? भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र, और रूस की एक नदी है साथी मॉस्कोवा, कौन सी? मॉस्कोवा नदी है रूस की। इन दोनों नदियों के नाम पर, मॉस्कोवा और ब्रह्मपुत्र के नाम पर साथी क्या बनाया गया है? ब्रह्मोस मिसाइल बनाई गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। और इसी के साथ अभी हाल ही में करंट की दृष्टि से रसिया ने ब्रह्मोस 2, कौन सी? ब्रह्मोस 2 एक सुपरसोनिक मिसाइल बनाने का भी प्रोग्राम शुरू कर दिया है भारत के साथ, इसको भी याद रखेंगे। तो ब्रह्मोस कार्यक्रम की बात की जाए तो ये भारत और रसिया के बीच किया गया संयुक्त उपक्रम है, याद रखेंगे। मंगलयान की बात करें सर, तो मंगलयान भारत सरकार के द्वारा, इसरो के द्वारा 2013 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? तो 2013 में लॉन्च किया गया था और 2014 में ये सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में पहुंच भी गया था। अग्नि मिसाइल की बात की जाए या फिर आकाश की, ये 5 प्रकार की मिसाइलों का प्रोग्राम अब्दुल कलाम जी के द्वारा 1983 में शुरू किया गया था। 1983 में 5 मिसाइलें, जिसके तहत पटना मिसाइल बनाने का प्रोग्राम शुरू हुआ था। पटना नामक मिसाइलों का संयुक्त रूप से प्रोग्राम 1983 में अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था, इसको भी याद रखेंगे। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत रूस का संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस मिसाइल इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन का उल्लेख किया गया है? साथी अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। क्या होता है? छुआछूत। और छुआछूत की बात की जाए तो आपका संविधान का अनुच्छेद 17 के अनुसार भारतीय संविधान छुआछूत के उन्मूलन की बात करता है, ठीक है, यानी अस्पृश्यता का अंत करता है। भारत में कोई भी जाति धर्म में नहीं होगा, जाति नहीं होगी जिसके तहत छुआछूत का भेदभाव किया जा सके। तो ये अनुच्छेद 17 में लिखा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए अनुच्छेद 14 की, इसमें क्या है सर? इसमें है भारत के प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता है। किसके समक्ष? विधि के समक्ष समानता है, ठीक है। विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या है सर? कानून की नज़र में भारत का प्रत्येक व्यक्ति बराबर है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, चाहे विधायक का लड़का हो, चाहे एक किसी गरीब का लड़का हो, कानून उन सभी के लिए बराबर है। ये किस में लिखा है? अनुच्छेद 14 में लिखा है। इसके अलावा अनुच्छेद 19 की बात की जाए तो अनुच्छेद 19 देता है हमें स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम कौन देता है हमको? अनुच्छेद 19 देता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। इसमें 5-7 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन मिलता है, इसको कभी आगे चल के डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 21A की बात की जाए सर, तो अनुच्छेद 21A में है शिक्षा का अधिकार। किसका? शिक्षा का अधिकार, जो कि फंडामेंटल राइट बना है आपका 86वें संविधान संशोधन के तहत। तो इसको किस अनुच्छेद में रखा गया है सर? इसको शिक्षा के अधिकार को रखा गया है अनुच्छेद 21A में, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा है अस्पृश्यता का अंत किस में हो जाएगा सर? तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत बताता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय रुपए के नए प्रतीक चिन्ह के डिजाइनर कौन है? जो भारतीय रुपए का आप प्रतीक देखते हैं साथी, कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। कुछ इस प्रकार से भारतीय रुपए का प्रतीक आपको दिखाई देता है। इसके नए डिजाइनर कौन है, ये आपसे पूछा है। क्या पूछा है सर? कुछ इस प्रकार से जो रुपए का नया प्रतीक दिखाई देता है, इसके डिजाइनर कौन है? तो याद रखेंगे साथी, इसके डिजाइनर है डॉक्टर उदय कुमार। कौन है? डॉक्टर उदय कुमार इसके डिजाइनर है। ये आईआईटी मुंबई के छात्र रह चुके हैं। कहाँ के सर? आईआईटी मुंबई के छात्र रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। डॉक्टर उदय कुमार जी, इन्होंने 2010 में रुपए का प्रतीक दिया था। कब दिया था सर? 2010 में इन्होंने रुपए का प्रतीक दिया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। पहले रुपए का सर प्रतीक कैसा होता था अपना? कुछ इस प्रकार से होता था। किस प्रकार से? कुछ इस प्रकार से होता था।
लेकिन वर्तमान में इस तरह का रुपए का प्रतीक चलता है। इसको देने का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर उदय कुमार को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। सन 2010 में इन्होंने ये प्रतीक दिया था और ये आईआईटी मुंबई के छात्र रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर डी उदय कुमार। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है? क्या कह रहा है साथी? निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी पुस्तक है जो सचिन तेंदुलकर जी ने लिखी है? तो एक अच्छा प्रश्न है, इसको याद रख लेंगे। प्लेइंग इट माई वे, यानी कि खेलने का मेरा तरीका, ये पुस्तक है। प्लेइंग इट माई वे, ये पुस्तक किसने लिखी है? भारत के जाने माने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, और इन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। सचिन तेंदुलकर जी ने क्या लिखी है? प्लेइंग इट माई वे। अच्छी पुस्तक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सर बात करें ट्रेन टू पाकिस्तान की, ये पुस्तक सर किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है खुशवंत सिंह ने। किसने साथी? खुशवंत सिंह नामक एक आपके लेखक हैं, इंग्लिश लेखक हैं। कौन है? खुशवंत सिंह। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। खुशवंत सिंह जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ट्रेन टू पाकिस्तान। इसके अलावा एक प्रसिद्ध पुस्तक है महात्मा गांधी जी की, जिसका नाम है इंडिया ऑफ माई ड्रीम। क्या है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम पुस्तक की बात की जाए तो ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। महात्मा गांधी की पुस्तक कौन सी हो जाएगी? इंडिया ऑफ माई ड्रीम। इसके अलावा अनटोल्ड स्टोरी की बात की जाए तो मोनिका अली नामक एक लेखिका है। मोनिका अली, ठीक है, मोनिका अली नामक एक लेखिका है जो कि बांग्लादेश की मूल निवासी है और वर्तमान में इंग्लैंड में रहती हैं। यह भी एक अच्छी लेखिका है। इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है अनटोल्ड स्टोरी। ठीक है, याद रखेंगे। और इंडिया ऑफ माई ड्रीम की बात की जाए तो मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक खुशवंत सिंह जी, जो कि एक इंग्लिश लेखक हैं, इनको याद रखेंगे, इन्होंने लिखी है। और प्लेइंग इट माई वे क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले खिलाड़ी, महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है प्रतिवर्ष नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? प्रतिवर्ष नोबेल प्राइज की बात की जाए सर तो ये कुल मिलाकर के छह क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। कितने क्षेत्रों में सर? 6 क्षेत्रों में। क्या शुरू से ऐसा होता था? तो नहीं होता था। पहले आपके 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1968 में इसको इकोनॉमी के क्षेत्र में और दिया जाने लगा। कहाँ पर? इकोनॉमी के क्षेत्र में दिया जाने लगा। तो इस प्रकार से ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है सर, कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो आपका फिजिक्स का क्षेत्र, कौन सा? फिजिक्स का क्षेत्र हो जाएगा, केमिस्ट्री का क्षेत्र हो जाएगा, इकोनॉमी का क्षेत्र हो जाएगा। इसके अलावा हो जाएगा पीस, यानी कि शांति के क्षेत्र में हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। पीस के क्षेत्र में हो जाएगा। और इसके अलावा सर पीस के अलावा बात की जाए कहाँ पर? साहित्य के क्षेत्र में, यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में। और तीसरा आपका हो जाएगा कला और विज्ञान। ठीक है, यानी कि देखो, पहला तो हो गया आपका इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, दूसरा हो गया फिजिक्स का, तीसरा केमिस्ट्री का, चौथा हो गया शांति का, पांचवा होगा साहित्य का, और छठवां कौन सा हो जाएगा आपका? जिसमें आपकी चिकित्सा के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1968 के तहत इसे इकोनॉमी में दिया जाने लगा। और नोबेल प्राइज की बात की जाए तो ये इसकी स्थापना 1901 में होती है। कब होती है सर? 1901 में इसकी स्थापना होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। 1901 में इसकी स्थापना होती है। सर अल्फ्रेड नोबेल के स्थान पर, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर की जाती है, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है, याद रखेंगे। और ये शांति का नोबेल पुरस्कार आपका नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाद बाकी सारे के सारे नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। याद रखेंगे। तो 6 क्षेत्रों में प्रदान किए जाने वाला पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है। ठीक है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 क्षेत्र। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है 7 रंगों से मिलकर बने सफेद प्रकाश में किस रंग में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? सर सर्वाधिक ऊर्जा की बात की जाए तो प्रकाश के बैंगनी रंग में, कौन से? वॉयलेट रंग में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। वहीं पर बात की जाए रेड रंग यानी कि लाल रंग की, तो इसमें सबसे कम ऊर्जा होती है। क्या होती है? सबसे कम ऊर्जा होती है। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है, सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य की पूछ लेगा सर, किसमें होती है? क्या पूछेगा आपसे? तरंग दैर्घ्य की बात पूछेगा। सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसमें होती है? तो आप बताएंगे रेड में, और सबसे कम की बात की जाए तो सबसे कम बैंगनी में। ठीक है, आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी। आप याद रखेंगे जो 7 रंग होते हैं ये सभी जब मिक्स हो जाते हैं तो कौन सा प्रकाश बनता है? सफेद बनता है।
और इस प्रकार बने प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा कौन से रंग की होती है? बैगनी रंग की। ठीक है, याद रखेंगे। और लाल रंग की बात की जाए तो इसमें सबसे कम ऊर्जा होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य तो लाल रंग की हो गई, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य की बात की जाए किस में हो जाएगी सर? ये आपके वॉयलेट में हो जाएगी। इसको भी याद रखेंगे। जो हरा रंग है सर, ये आपका 7 रंगों के बीच का रंग है। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था आपसे कि जो विबग्योर है यानी कि सूर्य के 7 रंग है, इनमें बीच का रंग कौन सा है? तो हरा रंग है। इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो हमने देखा सफेद प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बैगनी रंग। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल जलोढ़ मिट्टी में उगती है और उसे पानी की अधिक आवश्यकता होती है? बात की जाए सर कौन सी फसल सर्वाधिक आपकी का उपयोग करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। आप सभी ने देखा होगा चावल की फसल में क्या होता है? अक्सर पानी भरा ही रहता है। क्या होता है? पानी भरा ही रहता है, क्योंकि ये फसल साथी आपकी किस मिट्टी में होती है? जलोढ़ मिट्टी में, और जलोढ़ मिट्टी आपकी ज़्यादा पानी सोखती है। ठीक है, चावल को बनाने के लिए आपको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी, इसी प्रकार से आप चावल का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा सर चाय की बात करें तो चाय को बहुत कम पानी में, बहुत कम, बिल्कुल अल्प मात्रा में, ठीक है याद रखेंगे, बिल्कुल जरा सा पानी, बहुत कम मात्रा में यदि पानी का प्रयोग करेंगे तो चाय हो जाएगी। इसलिए चाय का प्रयोग ढालों वाली खेती पर किया जाता है। आपने सुना होगा आसाम है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर जो चाय के बागान लगते हैं ये ढाल नुमा बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? कुछ इस प्रकार से ढाल नुमा बनाए जाते हैं। ठीक है, याद रख लेंगे। इसके अलावा गेहूं की बात की जाए तो गेहूं में सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश रखता है, इसको याद रखेंगे। और मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन आपका गुजरात करता है, ये भी याद रख लेंगे। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, इसको याद रख लेंगे। ठीक है, गेहूं की बात की जाए तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश, चाय सर्वाधिक असम, चावल सर्वाधिक आपका पश्चिम बंगाल, और मूंगफली सर्वाधिक कौन करता है? गुजरात। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। तो जलोढ़ मिट्टी में उगने वाली फसल जिसे पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, चावल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है 1540 में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? साथी, जो 1540 का युद्ध था ये किस स्थान पर लड़ा गया था जिसके तहत हुमायूं आपका हिंदुस्तान से बाहर हो गया था? तो याद रखेंगे ये लड़ा गया था कन्नौज में। कहां पर सर? कन्नौज में। और इसी युद्ध को हम बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। सर कौन सा युद्ध? आप याद रखेंगे, बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध, या फिर इसी को हम कहते हैं कन्नौज का युद्ध। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने, किसने साथी? याद रखेंगे, शेरशाह सूरी के द्वारा बुरी तरह से इसको हराया जाता है। किसको? हुमायूं को। और ये छोड़ छाड़ कर अपना साम्राज्य चला जाता है भारत के बाहर। और इसी के बाद जो आपका शेरशाह सूरी है ये दिल्ली सल्तनत का दिल्ली का क्या बन जाता है? बादशाह बन जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन शेरशाह सूरी हालांकि केवल 4 से 5 वर्षों तक ही शासन कर पाता है। उसके बाद इसके जो उत्तराधिकारी होते हैं शेरशाह सूरी के, उनको 1555 में मारकर पुनः से हुमायूं भारत का क्या बन जाता है? बादशाह बन जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो हुमायूं को शेरशाह सूरी के मध्य 2 युद्ध हुए जिसमें हुमायूं बहुत बुरी तरह से हारा है। पहला तो आपका कन्नौज का हो जाएगा जो कि 1540 में हुआ था। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जो आपका देखो पहला था चौसा में 1539 में, इसमें भी आपका कौन हारा था? शेरशाह सूरी जीता था और आपका हारा हुमायूं था। इसके बाद पुनः शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच युद्ध होता है कन्नौज या बेलग्राम का 1540 में, इसमें भी आपका हुमायूं हार जाता है और हिंदुस्तान से बाहर चला जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। बेदरा के युद्ध की बात की जाए तो बाबर और राणा सांगा की सेनाओं के बीच हुआ था। इसमें बाबर की सेनाएं हारी गई थी, इसलिए इस युद्ध को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कौन सी नदी ओडिशा के तट पर अपने डेल्टा का निर्माण करती है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो ओडिशा के तट पर जाती है और समुद्र में गिरती है और वहां से गिरने से पहले आपके किसकी निर्माण करती है? यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, याद रखेंगे। तो वह नदी कौन सी हो जाएगी? आपकी महानदी। क्योंकि आपने सुना होगा महानदी पर एक बांध बना है जिसका नाम है हीराकुंड। क्या नाम है सर? हीराकुंड बांध है, और ये भारत का सबसे लंबा भी बांध है। इसको भी याद रखेंगे, लगभग 25 किलोमीटर इसकी लेंथ है। कितनी? लगभग 25 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसको याद रखेंगे। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में बना है। और उड़ीसा के तट से गिरने से पहले, तट पर समुद्र में गिरने से पहले महानदी क्या बनाती है? डेल्टा का निर्माण करती है। अच्छा प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। नर्मदा की बात की जाए तो हमने बताया था ये पश्चिम में गिरती है, और पश्चिम में गिरने वाली नदियां क्या बनाती हैं? मुहाना बनाती हैं। मुहाना, या फिर इसी को क्या कहते हैं सर?
इसी को हम एस्चुअरी भी कहते हैं। मुहाना या एस्चुअरी कल आपको समझाया था, जो नदियां तेजी से समुद्र में गिर जाती हैं और वह डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, यानी कि एक सीधी रेखा में गिर जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, मुहाना या फिर एस्चुअरी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, अच्छा प्रश्न है। और कौन सी नदी ओडिशा के तट के पर डेल्टा का निर्माण करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी। ठीक है, महानदी कहाँ से निकलती है, तो छत्तीसगढ़ से निकलती है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर्वाधिक सरसों का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? क्या कह रहा है साथी, जो सरसों है इसका सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान भारत में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन करता है। इसके अलावा दूसरे स्थान पर आपका सरसों का उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश। कौन करता है? उत्तर प्रदेश सेकंड स्थान पर आता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। सेकंड स्थान की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरसों का उत्पादन, और पहले स्थान पर आपका राजस्थान। सर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र कपास का उत्पादन सर्वाधिक करता है। किसका? कपास का उत्पादन करता है महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है, इस तरह से महाराष्ट्र कपास का उत्पादन करता है। और सर गुजरात की बात करें तो गुजरात में अभी आपको बताया था कि मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है सर? ये आपका गुजरात में होता है। कहाँ पर? मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है। अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में सबसे अधिक तोप खाने का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया था? यानी कि भारत में सबसे पहले तोप खाने या सबसे अधिक तोप खाने का प्रयोग करने वाला बादशाह कौन था, ये पूछा है आपसे। तो याद रखेंगे जो बाबर था, बाबर के द्वारा जो 4 युद्ध लड़े गए थे, 1526, 1527 और 1528 और 1529, इन चारों युद्धों में आपके बाबर ने क्या किया था सर? बुरी तरह से तोपों का उपयोग किया था, और इन्हीं तोपों की सहायता से बाबर ने सभी युद्धों में विजय प्राप्त की थी। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, 27 में खानवा का युद्ध, 28 में आपका मेदिनी राय के साथ युद्ध हुआ था। इसको बताएंगे कौन सा युद्ध था? ठीक है, चंदेरी का युद्ध था। इसके अलावा 1529 में आपका घाघरा का युद्ध हुआ है, जिसमें भी बाबर जीता था। ठीक है, तो इन सभी युद्धों में सर्वाधिक तोप खानों का प्रयोग करने वाला पहला बादशाह बाबर था। कह सकते हैं भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग भी बाबर ने किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांतर भारत से निकल रहा है? यानी कि भारत से निकलने वाला अक्षांश कौन सा है? देखो, हमने कई बार आपको कुछ इस तरह से चित्र करके करवाया है। सबसे पहले तो आपका निकलता है उत्तरी ध्रुव। क्या निकलता है? उत्तरी ध्रुव। उसके बाद निकलता है कर्कवृत्त। कौन सा? कर्कवृत्त निकलता है। उसके बाद निकलता है आपका भूमध्य रेखा। क्या निकलती है? भूमध्य रेखा, या फिर इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। उसके अलावा आपकी निकलती है मकर रेखा। कौन सी? मकर रेखा। इसके अलावा नीचे निकलता है दक्षिणी में अंटार्कटिका। क्या निकलता है? अंटार्कटिका। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो भारत यहाँ कहीं स्थित है। कहाँ पर साथी? यहाँ कहीं भारत स्थित है। इसीलिए भारत में 23 सही 1/2, 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ, जिसे हम कर्कवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्कवृत्त, या फिर कर्क रेखा भी कहते हैं। याद रखेंगे, ये भारत से होकर गुजरती है। अच्छा प्रश्न है, याद रख लेंगे। भारत में कौन सा अक्षांतर गुजरता है? अक्षांतर का मतलब होता है साथी लैटिट्यूड। क्या होता है? लैटिट्यूड, यानी कि लेटी हुई रेखाएं कुछ इस तरह से ग्लोब के चारों ओर बनी होती हैं। इनको व्रत भी कहते हैं, क्योंकि ये चारों, पृथ्वी आपकी गोल है और पृथ्वी के चारों ओर बनी है। तो कर्क व्रत जो है ये कहाँ से निकलता है सर? भारत से निकलता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। बात की जाए विषुवत की, तो विषुवत आपका निकलता है दक्षिण अमेरिका, आपका इसके अलावा अफ्रीका और एशिया, इन तीनों महाद्वीपों से आपका कौन सा निकलता है? विषुवत वृत्त, यानी कि आपका 0 डिग्री अक्षांश। और 0 डिग्री अक्षांश के आसपास प्रतिदिन शाम 4 बजे वर्षा भी होती है। इसको भी याद रख लेंगे। जितने भी देश हैं साथी आपके किस पर? लैटिट्यूड 0 डिग्री पर, इसमें प्रतिदिन शाम को 4 बजे यहाँ पर वर्षा होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा मकर व्रत की बात की जाए तो यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। और यहीं पर पीछे आपका हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका 2 व्रतों से। और इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा आपका अफ्रीका। क्या हो जाएगा? अफ्रीका। अफ्रीका 3 व्रतों से होकर गुजरता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में 3 आपकी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं? तो वो अफ्रीका हो जाता है। लेकिन एक अक्षांश रेखा 23 डिग्री नॉर्थ की बात की जाए तो वो आपका कर्कवृत्त होता है, जो कि भारत से गुजरता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्कवृत्त। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कौन से रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वमान्य दाता कहा जाता है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह है जो सभी को खून दान कर सकता है? ठीक है, याद रखेंगे।
और सर्वाधिक सबसे सभी को खून दान करने वाला रक्त समूह हो जाएगा आपका ओ। क्या हो जाएगा? ओ। लेकिन यहाँ पर यदि ओ में भी 2 होते हैं साथी, यहाँ पर ओ दिया है आपको ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन ओ में भी 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? एक होता है ओ पॉजिटिव। क्या होता है? एक आपका ओ पॉजिटिव होता है, एक ओ नेगेटिव होता है। जो साथी ओ नेगेटिव होता है ये सभी को देता है। क्या करता है? सभी को रक्तदान कर सकता है। लेकिन ओ पॉजिटिव केवल ओ पॉजिटिव वाले को ही दे सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। जो ओ नेगेटिव होता है ये सभी को दान कर सकता है। यदि आपका ओ के ऊपर नेगेटिव लगा होगा तो ये आप इसको राइट आंसर लगा देंगे। हालांकि ऑप्शन के हिसाब से ओ भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन एक होता है सर्वग्राही। यहाँ पर तो सर्वदाता की बात हुई, लेकिन एक साथी आपका सर्वग्राही होता है। कौन सा? सर्वग्राही। और सर्वग्राही में सर कौन होते हैं? तो इसमें ए बी पॉजिटिव होता है। कौन सा? ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी से रक्त ले सकता है। क्या कर सकता है? ले सकता है। देखो, अपन किसी चीज को किसी को देंगे तो क्या जाएंगे? माइनस में जाएंगे, तो ओ माइनस हो जाएगा। लेकिन किसी से कोई चीज हम लेंगे, बार बार पैसे लेते रहेंगे तो पैसों में क्या हो जाएगा? हमारे पास पैसों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि हम पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ए बी पॉजिटिव सभी सबसे ले सकता है और ओ नेगेटिव सभी को दे सकता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कार्ल लैंड और स्टीनर के द्वारा इनकी खोज की गई थी। 2 व्यक्ति थे, याद रखेंगे। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से पवन की गति मापने वाला उपकरण कौन सा है? यानी कि जो वायु गति मापता है इसे क्या कहते हैं? ठीक है, वायु गति मापने वाला उपकरण आपका हो जाएगा सर अनीमोमीटर। क्या हो जाएगा? अनीमोमीटर। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पवन की गति मापने वाला क्या हो जाएगा? आपका एनीमोमीटर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, इसको याद रख लेंगे आप। ये क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके अलावा सर बात की जाए, हम बात करें अल्टीमीटर की। किसकी? अल्टीमीटर की बात करी जाए तो अल्टीमीटर आपका क्या करता है सर? ये हाइट को मापता है। किसको? हाइट को मापता है। यदि आपको हाइट मापनी है किसी चीज की तो अल्टीमीटर का प्रयोग करेंगे। और इसके अलावा क्रोनोमीटर एक घड़ी होती है। ये एक घड़ी होती है जो आपकी लगी होती है जलयानों में। किसमें? जलयानों में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जलयानों में लगी हुई घड़ी, जिससे हम क्या नापते हैं? कोई दिशा या फिर इस तरह से कोई चीज नापते हैं। ये आपके समुद्री यानों में, जलपोतों में लगी होती है क्रोनोमीटर। ठीक है, याद रखेंगे। और वायु की बात की जाए तो वायु मापने के लिए हम अनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। एक अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। ठीक है, अल्टीमीटर से हाइट मापते हैं और अनीमोमीटर से वायु की गति मापते हैं। क्रोनोमीटर जलयानों में लगी हुई घड़ी होती है जिसके तहत कुछ मापते हैं उसमें। ठीक है, याद रखेंगे। और डोजीमीटर नाम का कोई यंत्र नहीं होता, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, डेसीमीटर होता है जिससे हम लंबाई की छोटी इकाई मापते हैं। वो डोजीमीटर नहीं होता है, डेसीमीटर होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनीमोमीटर। इसको अच्छे से आप लोग याद रख लेंगे। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखते रहिए जीएस हब बाय डीएस सर। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। जय हिंद।